Hello students, this is Rajbir here for explaining the chapter Nationalism in India. It is chapter number 3 from your history book. First we see Mahatma Gandhi and the relation of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in 1915 from South Africa. Gandhiji's novel method of mass agitation known as सत्याग्रह। तो जो गांधी जी थे 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट कर के आए थे इंडिया में, और इनका जो नोवल मेथड है मास एजिटेशन मीन्स क्या, पब्लिक को एक्साइट करने का, नो एज सत्याग्रह, उसी को हम सत्याग्रह नाम से जानते हैं। सत्याग्रह इम्पेसेस ट्रूथ। गांधी जी बिलीव डैट इफ द काज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि जो रीजन है आपका वो ट्रुथ है, मतलब क्या, रीजन आपका अगर सच है किसी भी काज को लड़ने का, किसी भी रीजन को पाने का, तो आपका जो स्ट्रगल है इज अगेंस्ट जस्टिस, जो इनजस्टिस के खिलाफ आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन फिजिकल फोर्स बाजना नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो उस कंडीशन में जो फिजिकल फोर्स है, मतलब वायलेंस है, वो करनी जरूरी नहीं है अपने ऑपरेसर के खिलाफ, जो आपको सताने वाला है उसके खिलाफ। ए सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही है वो एक बैटल को नॉन वायलेंस के थ्रू जीत सकता है, अहिंसा के थ्रू जीत सकता है। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। ऐसे लोग हैं, चाहे वो ऑपरेसर ही क्यों ना, हमको सताने वाले लोग ही क्यों ना हो, उनको भी समझना ही पड़ता है जो सच की ताकत है उसके लिए। ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। ट्रुथ वाज बाउंड, इस तरीके से जो सच है, बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रुथ, अंत में उसकी विजय होनी ही है, अंत में उसकी जीत होनी ही है। दिस वाज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। In India, the first was at Champaran in 1916 to inspire plantation workers to struggle against oppressive plantation system. In 1917, सत्याग्रह at खेड़ा to support peasants। तो ये गांधी जी के कुछ अर्ली मूवमेंट्स हैं। तो इन इंडिया फर्स्ट एज बात चंपारण 1916। तो 1916 में क्या है, चंपारण में ये गांधी जी गए थे बिहार में, इंस्पायर प्लांटेशन वर्कर्स, वहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इंस्पायर करने के लिए। मीन्स क्या है, वही खेतों वगैरह में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनको टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ये जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है इसके खिलाफ आप क्या करो, नॉन वायलेंस का रास्ता अपना करके स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, मूवमेंट करो। इन 1917 सत्याग्रह एट खेड़ा टू सपोर्ट पीजेंट्स। इसके बाद में क्या है, 1917 में इन्होंने खेड़ा प्लेस पर गए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रहियों का, मतलब वहाँ पर इन्होंने अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया है, बाकी पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। इन 1918 सत्याग्रह एट अहमदाबाद। उसके बाद में क्या है, ये गुजरात के अहमदाबाद में गए हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया है अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। तो यहाँ पर जो कॉटन मिल्स होती हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर चलाया था। हिंद स्वराज, द फेमस बुक रिटन बाई महात्मा गांधी विच इम्फेसिस्ट नॉन कोऑपरेशन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज एक फेमस जो बुक है वो लिखी थी, जिसमें इन्होंने इम्फेसिस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बल दिया है नॉन कोऑपरेशन पर, कि हम सहयोग ना करें, असिस्ट ना करें, वी शुड नॉट असिस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल के लिए इंडिया में। तो क्या है, हम ब्रिटिश रूल को इंडिया में सपोर्ट ना करें। मीन्स क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ना पढ़ें, ऐसे जो लायर्स हैं वो जो गवर्नमेंट कोर्ट्स वगैरह हैं उनमें केस ना लड़ें, ऐसे जो टीचर्स वगैरह हैं वो उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ना पढ़ा। तो इस तरीके से क्या, हमें कहीं भी जो इंडियन लोग हैं उनको ब्रिटिश रूल का सपोर्ट नहीं करना है। न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाई फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किस तरीके से चेंज होती है इंडिया की। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड as the British mills were busy with bar production to meet the needs of army, paving the way for Indian mills to supply for the huge home market। तो जो मैनचेस्टर, जो कि क्या है, जहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर जो कपड़ा होता था, जो क्लॉथ होता था आर्टिफिशियल, वो आता था। और मैनचेस्टर क्या है, ये इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस सिटी है, जो क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसका जो प्रोडक्शन है वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश मिल्स थी वह बिजी, बहुत ही बिजी थी। बार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी पेविंग द वे, क्योंकि जो बार चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ब्रिटेन ने भी भाग लिया था, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो मिल्स थी वो अपना प्रोडक्ट निकाल रही थी।
तो इस तरीके से क्या जो इंडियन मिल्स हैं उनके लिए क्या है, एक सप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है अपने होम मार्केट में अपने लोगों के लिए। ये जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो सप्लाई करती हैं बहुत बड़े पैमाने पर। पॉइंट नंबर 2, एज द बार प्रोलॉन्ग, ये युद्ध बढ़ता ही चला गया। इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई बार नीड्स। अब इंडियन फैक्ट्रीज को भी भाई ऑर्डर मिल गया कि आप भी जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन करो, या युद्ध में जो चीज़ें हैं उनको सप्लाई करो। एज ए रिजल्ट क्या निकलता है, न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई गई। न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, इनमें नए नए जो वर्कर्स हैं इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई, रोजगार दिया गया। एंड एवरी वन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, और हर एक पर्सन से क्या है जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा दिए गए, हर एक पर्सन से काफ़ी आवर्स तक वहाँ पर वर्क करवाया जाता था। पॉइंट 3, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, इस तरीके से क्या वो जो कॉटन प्रोडक्शन था यानी कि जो क्लॉथ प्रोडक्शन था कोलैप्स्ड, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो बहुत कम हो गया। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, एंड एक्सपोर्ट और जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर को भेजे जाते थे जो क्लॉथ्स, तो वो ब्रिटेन से फेल ड्रामेटिकली, तो उनका जो प्रोडक्शन था बहुत ही नीचे गया, मतलब एक्सपोर्ट अब बहुत कम हो पा रहा था क्लॉथ का ब्रिटेन से आफ्टर द वार, इस युद्ध के बाद में। एज इट वॉज अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कंपेयर विद यूएस, एज इट वॉज अनेबल, क्योंकि ये अनेबल भी थे, मीन्स क्या है इनकी क्षमता ही नहीं थी ब्रिटेन की टू मॉडर्नाइज, कि वो मॉडर्नाइज कर सकें यहाँ के जो मिल्स हैं उनके लिए, और वो कम्पीट कर सकें, कहीं ना कहीं कंपटीशन दे सकें यूएसए को, जर्मनी को, जापान को, ये जो कुछ फेमस कंट्रीज हैं इनके लिए। हेंस विद इन कॉलोनीज लाइक इंडिया लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन, तो इस तरीके से जो इंडिया है जैसे कि, तो यहाँ पर जो लोकल जो मिल्स थे तो वो लोग कंसोलिडेटेड हुए, एक हो गए ये, देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन उन्होंने बनाई, कैप्चरिंग द होम मार्केट, और होम मार्केट को क्या किया अपने कैप्चर में लिया। मतलब क्या यहाँ पर इनका जो प्रोडक्शन था क्लॉथ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और इनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी दौरान क्या हो रहा है, 1919 में रोलेट एक्ट ये आया है। अब ये क्या है रोलेट एक्ट, इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, तो इससे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। टू रिप्लेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है इनके लिए रिप्रेस करने की, इनको दबाने की। अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, और इस कानून के, इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था विदाउट एनी चार्ज। जालियांवाला बाग इंसिडेंट, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। तो ऑन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, क्राउड ऑफ ब्लेजर्स की एक पूरी की पूरी क्राउड थी हु हैड कम टू अटेंड एन बैसाखी फेयर, तो बैसाखी फेयर में ये लोग आए हुए थे। गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड एट जालियांवाला बाग, और जालियांवाला बाग में ये लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, ये शहर से बाहर था जालियांवाला बाग जो प्लेस था। मैनी बर नॉट अवेयर ऑफ मार्शियल लॉ, उनको पता नहीं था यहाँ पर जो मार्शियल लॉ है वो एक्ट चल रहा है। डैट हैड बीन इम्पोज, जो लगाया गया था एज ए रिप्रेसिव मीजर, मतलब जो भी आंदोलन वगैरह मूवमेंट वगैरह उनको दबाने के लिए। जनरल डायर थे विद हिज ब्रिटिश ट्रूप्स, अपनी ब्रिटिश आर्मी के साथ इंटर द पार्क, पार्क में इंटर होते हैं एंड क्लोज द ओनली एग्जिट पॉइंट, और सिर्फ एक जो निकलने का जो डोर था यहाँ से एग्जिट पॉइंट था, तो विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के क्या किया इन्होंने वो क्लोज कर दिया। टू असेंबल्ड पीपल, जिससे कि लोग यहीं पर इकट्ठे रहें। एंड ऑर्डर द ट्रूप्स, अपनी आर्मी को क्या है ये ऑर्डर दे देते हैं फायर एट द क्राउड्स, कि ठीक है भाई इस क्राउड पर फायरिंग कर दो। किलिंग हंड्रेड्स, इसमें क्या है सैकड़ों लोग, इसमें जो सैकड़ों जो निर्दोष पर्सन थे, इनोसेंट पर्सन थे, उनकी डेथ हो जाती, मारे जाते हैं। दिस ब्रूटल एक्ट ऑफ जनरल डायल प्रोवोक, तो ये जो ब्रूटल एक्ट था जो बिल्कुल बहुत ही कहें निर्दयी जो एक्ट था, अनकाइंड जो एक्ट था जनरल डायर का, तो उसने उकसाया है। ठीक है, अनपैरेलल इंडिग्नेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इंडिग्नेशन हुई, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जो आलोचना हुई है। इंडिग्नेशन मीन्स वही कंडेम, बहुत ज़्यादा आलोचना हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। एज द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। एज द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भी ये जालियांवाला बाग मासाकेर की ये जो न्यूज़ फैलती है, क्राउड टुक द स्ट्रीट्स, तो वैसे वैसे क्या होता है जो क्राउड्स है, भीड़ है, वो गलियों में निकल आती है। मैनी इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स, बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे वहाँ पर। देयर वर देयर वर हार्टल्स, क्लैशेस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स,
और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर क्या हो रहे थे, हार्टल्स मीन्स वही लोगों की भीड़ का जत्था था, अटैक कर देता था, क्लैसेस लड़ाइयाँ हो रही थीं, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर भी अटैक हो रहे थे। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एट नागपुर इन दिसंबर 1920। तो 1920 दिसंबर में जो नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम है सबसे पहले कहाँ अडॉप्ट किया गया था, वो नागपुर में किया गया था, महाराष्ट्र में। इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की इकोनॉमी पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा उसको देख रहे हैं। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो भी फॉरेन गुड्स था उनका जो यूज़ था वो बाइकाट कर दिया गया इंडियंस के द्वारा। बाइकाट मीन्स क्या, रिफ्यूज, मना कर दिया गया, उसका यूज हम नहीं करेंगे। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, और जो लिक्विड शॉप्स थी, जो भी वाइन शॉप्स थी, तो उनको पिकेटेड किया गया। पिकेटेड मीन्स क्या है, टू स्टॉप द, या कह सकते हैं टू स्टॉप द एंट्री ऑफ पीपल टू परचेज द वाइन्स, मतलब किसी भी शॉप के जो मेन डोर है उसको स्टॉप कर लेना, वहाँ से परचेजिंग ना करने देना लोगों को, यही क्या है, पिकेटेड है। एंड फॉरेन क्लॉथ वाज बर्नड, और यहाँ पर जो फॉरेन क्लॉथ्स था इंडियन मार्केट्स में, जो फॉरेन मार्केट से एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्टेड था, उसको जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 1922, और 1921 से लेकर के 1922 ये वाले सेशन में क्या हुआ, जो फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पोर्ट था वो 50% तक आपका गिर जाता है। इट्स वैल्यू ड्रॉप्ड, इसकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाती है फ्राम ₹102 करोड़ से लेकर के कहाँ पर आ जाती है 57 करोड़ तक। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी देखो गिरी है, जहाँ पर 102 करोड़ का पहले जो क्लॉथ होता था वो एक्सपोर्ट कर पाता था ब्रिटेन, और इंडिया में इंपोर्ट होता था, अब वो सिर्फ घट करके कितना रह गया है, 57 करोड़ रह गया है। मैनी मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज, बहुत सारे जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी मना कर दिया टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, की भाई फॉरेन गुड्स का हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, और ना ही क्या है फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करेंगे, कोई रुपए पैसे देने वाले हैं। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स, जो पीपल हैं डिस्कार्डेड मीन्स क्या है, उन्होंने यूज करना बंद कर दिया इम्पोर्टेड क्लॉथ्स का, जो भी क्लॉथ्स इंपोर्ट करते थे फॉरेन से उसका। एंड वियरिंग इंडियन वंस, और सिर्फ इंडियन क्लॉथ्स ही पहनते थे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स, अब जो इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स थी, जो भी कपड़ा मिलें थी, और जो हैंडलूम्स थे मतलब चरखे वगैरह बेन टब्बो, कपड़े का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखते गए। यूज ऑफ खादी बाज पॉपुलर, और इस टाइम में खादी का जो यूज़ था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, अब क्या है पूरे के पूरे कंट्री में किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट है वो फैलता है। नागपुर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, अब ये ऑल ओवर कंट्री में कैसे फैलेगा उसको चेक कर रहे हैं। इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट लेड बाई बाबा रामचंद्र, तो अवध जो आपका लखनऊ के आसपास का या लखनऊ का जो रीजन है आपके यूपी में, तो वहाँ पर जो पीजेंट्स है जो स्मॉल फार्मर्स थे, एक मूवमेंट उन्होंने किया था लेड बाई बाबा रामचंद्र, जो वहाँ पर बाबा रामचंद्र थे उनके अंडरकाइंड हुआ था। बाज अगेंस्ट तालुकदार, ये तालुकदार्स के खिलाफ था और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। तालुकदार्स मीन्स ऐसे पर्सन्स होते थे जिनके पास बहुत ज़मीनें होती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई, और उन्हीं ज़मीनों में क्या होते थे, ये जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनसे अपना वर्क करवाते थे, और उनसे उस ज़मीन का यूज करने का कुछ टैक्स वगैरह भी लिया करते थे। तो ऐसे तालुकार्स और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। हु डिमांडेड एक्सट्रीमली हाई रेंट्स, और ये बहुत ही हाई रेंट मांग रहे थे वहाँ के फार्मर से। ए वैरायटी ऑफ अदर के सीजेज फ्रॉम द पीजेंट्स, और वहाँ के पीजेंट से क्या है, सीजेज मीन्स क्या है, ए वैरायटी ऑफ अदर सीजेज, और बहुत सारे दूसरे टाइप के भी जो उन्होंने टैक्स वगैरह लगा रखे होंगे वो भी मांग रहे थे। पीजेंट्स वर फोर्स टू वर्क इन लैंड लॉर्ड्स फार्म्स, और जो पीजेंट्स थे स्मॉल फार्मर्स थे वो फोर्स थे, बाध्य थे टू वर्क इन लैंड लॉर्ड्स फार्म्स, जो लैंड लॉर्ड्स के जो भी जिम्मेदार है उनके फार्म्स में खेतों में विदाउट एनी पेमेंट, कि उनको पेमेंट भी कोई दिया नहीं जाएगा, कोई सैलरी भी उन्हें नहीं दी जाएगी। पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और जो पीजेंट्स थे उनके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई थी। टेन्योर मीन्स क्या है कि भाई कब तक काम करना है, मतलब जो भी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था तो उसकी टाइम ड्यूरेशन भी नहीं थी कि ठीक है कभी भी आपको हम निकाल सकते हैं। दस बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड, दस बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड, इस तरीके से वो रेगुलरली परेशान होते थे, सो डैट दे कुड एक्वायर नो राइट, सो दस बीइंग इरेगुलरली इवेक्टेड, तो इस तरीके से पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो इस तरीके से क्या जो पीजेंट्स थे उनके पास कोई
सिक्योरिटी नहीं थी कि वो कब तक की इस फील्ड में आपके मतलब जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खेतों में काम कर सकते हैं, दस बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड। इस तरीके से उनको रेगुलरली निकाल दिया जाता था वहाँ से खेतों पर काम करने से, सो डैट दे कुड एक्वायर नो राइट, जिससे कि उनका कोई अधिकार भी नहीं हो। ठीक है, लीज लैंड जो भी उन्हें ज़मीन दी गई है खेती करने के लिए उस पर। द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स वर, और जो पीजेंट्स की कुछ डिमांड्स यहाँ से निकल करके आई थी, वो डिमांड्स क्या थी? स्मॉल फार्मर्स की रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू, कि सबसे पहले तो भाई जो भी आप हमसे टैक्स ले रहे हो वो कम करो। एबोलिशन ऑफ बेगर, और जो बेगार आप करवा रहे हो हमसे, मतलब क्या है, सिर्फ काम करवा रहे हो, उसके बदले में कोई सैलरी पेमेंट नहीं हो रही, इसको स्टॉप होना चाहिए। एंड सोशल बाइकाट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो परेशान करने वाले लैंडलॉर्ड्स हैं, इनका सोशल बाइकआउट किया जाना चाहिए। मीन्स क्या, इनकी लैंडलॉर्डशिप को ख़त्म किया जाना चाहिए। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे करके क्या होता है, आंध्र प्रदेश की जो गुडेम हिल्स हैं वहाँ पर ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, एक जो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट है वो स्प्रेड फैलता है इन अर्ली 1920s में अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको क्लोज कर दिया गया था वही कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रिवेंटिंग पीपल, तो इससे लोगों को रोक दिया गया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में अब इंटर नहीं कर सकते थे। ग्रेज देयर कैटल, अपने जो कैटल्स हैं, जो भी फोर फूटेड एनिमल्स हैं, उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग करवाने के लिए। आर टू कलेक्ट फ्यूल, और लकड़ी वगैरह लाने के लिए, ईंधन को जलाने मतलब लकड़ी वगैरह को लाने के लिए भी मना कर दिया गया था, जिसका यूज कर सकते तो ईंधन के रूप में। बूडा फ्रूट्स, दे फेल डैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, तो इस तरीके से उन्होंने ये फील किया कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो उनको बाई बर्थ मिले हुए हैं, तो उनको भी मना किया जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, इसी तरीके से असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब वही टीकी मतलब एग्रीकल्चर करने वाले पर्सन थे। फ्रीडम मीन टू राइट टू मूव फ्रीली, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? टू राइट टू मूव फ्रीली, कि वह स्वतंत्र घूम सकें इन एंड आउट, अंदर और बाहर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के तो यहाँ पर है, लोगों को सेल वगैरह में रख रखा था, जेल वगैरह में, वहीं से वर्कर को काम करवाते थे, वहीं बंद कर देते थे। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकें। इन विच देवर इंक्लोज, जिसमें वो बंद थे। इट मीन, इसका मतलब था रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज, कि गांव से उनका एक संबंध हो। फ्रॉम विच दे हैड कम, जहाँ के विलेजेस से वो आए हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंडर क्या होता है, 1859 में प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, तो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको परमिशन नहीं थी टू लीव टी गार्डन्स, की वो चाय के बागानों को नहीं छोड़ेंगे, चाय के गार्डन से उनको नहीं छोड़ेंगे विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। तो इनको इन जेल वगैरह टाइप में जो बंद किया गया था, और सिर्फ ये जो टी प्लांटेशंस थे उनमें ही काम कर सकते थे, और बाहर कहीं नहीं घूम सकते। तो ये ब्रिटिश ने एक बहुत ही ज़्यादा कहें बैड एक रूल बनाया था, और वो रूल था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो उस रूल के अंडर इन्होंने उनको बंद कर रखा था। इनफैक्ट द परमिशन वाज हार्डली ग्रांटेड, इनफैक्ट वास्तव में जो परमिशन थी बहुत ही मुश्किल से मिलती थी, कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में जाने की, विलेज वगैरह में। व्हेन दे हियर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन जब उन्होंने क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सुना कि भाई ठीक है, महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिफाइड, वही चुनौती दी या कहें उन्होंने विरोध किया अथॉरिटीज का। एंड लेफ्ट फॉर देयर होम्स, और अपने घरों के लिए ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से। स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज, अब किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है सिटीज़ में। खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मिल्क क्लॉथ, अब इसका एक रीज़न तो ये था कि जो खादी क्लॉथ था वो ज़्यादा महंगा पड़ता था मिल्क क्लॉथ से, जो मिल्क क्लॉथ से एक्सपोर्ट करते थे हम लोग वो। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई, इस तरीके से जो पुअर पीपल थे वो बेचारे ये जो खादी क्लॉथ था इसके लिए खरीद नहीं सकते थे। एज ए रिजल्ट दे कुड नॉट बाईकाट मिल्क क्लॉथ, तो इस तरीके से जो मिल्क का क्लॉथ था इसका वो विरोध कर नहीं सकते थे फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर नॉट देयर, अल्टरनेटिव और जो भी ऑप्शनल जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे या कहीं मिल्स वगैरह थी कपड़ों की, वर नॉट देयर, वो वहाँ पर सेटअप की नहीं जा सकी। विच कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, जो ब्रिटिश के ही जैसा कुछ चीफ रेटेड क्लॉथ्स दे पाते। दीज वर स्लो टू कम अप, इस तरीके से क्या है, यही चीज़ों से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रेकिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे अगेन वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे। एंड लायर्स ज्वाइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्स, और धीरे धीरे क्या हुए थे, जो लायर्स थे उन्होंने भी क्या है
जो गवर्नमेंट कोर्ट्स थे वो ज्वाइन कर लिए, फिर से वो अपने केस लड़ने लगी। तो इसी तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्लो होकर के एक तरीके से फिनिश ही हो जाता है। अब खिलाफत मूवमेंट में देखो क्या हो रहा है। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड अली ब्रदर्स। अब जो खिलाफत मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स ने। मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन रिस्पॉन्स टू हार्श ट्रीटमेंट गिवन टू खलीफा ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो इसमें कई सारे लोग हैं एक्चुअल में, महात्मा गांधी हैं, अली ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली हैं एंड शौकत अली हैं। रिस्पांस, ये एक रिस्पांस था, ये जो मूवमेंट था, हार्श ट्रीटमेंट जो दिया गया था जो खलीफा ऑफ ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनके लिए, खलीफा मीन्स किंग, जस्ट लाइक किंग, उनको कोई पनिशमेंट दिया गया था। एंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ओटोमन एम्पायर बाय द ब्रिटिश, और डिसमेंबरमेंट और उनकी जो मेंबरशिप थी वो भी कैंसिल कर दी थी ओटोमन एम्पायर की, जो मुस्लिम थे ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिशर्स ये ओटोमन एम्पायर के साथ जो भी मतलब ओटोमन के जो किंग थे तो उनके खिलाफ क्या है, जो खलीफा जिन्हें बोलते हैं, तो उनके खिलाफ क्या है, बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं कर रहे थे और उनको नुकसान पहुंचा रहे। तो उसके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट हुआ था, महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो किया था। इसका कहीं ना कहीं जो टारगेट था महात्मा गांधी का ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले और ये कलेक्टिवली इंडिया को फ्री कराने के लिए आगे आए। अब चोरी चौरा इंसिडेंट देखो क्या हो रहा है इसमें। इन फरवरी 1922 में क्या होता है, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नो टैक्स मूवमेंट। इन्होंने लॉन्च किया था एक नो टैक्स मूवमेंट कि भाई कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, एक ऐसा मूवमेंट उन्होंने चलाया था। पुलिस ओपनड फायर एट द पीपल हु वर टेकिंग पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो भी डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें जो लोग उन्होंने भाग लिया तो उन पर फायरिंग कर दी पुलिस ने, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना उनको कुछ वार्निंग दिए। तो द पीपल टर्न वायलेंट इन देयर एंगर, तो गुस्से में लोग हैं वो भी बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाती, वो वायलेंस पर उतर आते हैं। एंड अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट फायर टू इट, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और आक्रमण कर दिया पुलिस पर। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। ये सब सारी की सारी जो इंसिडेंट हुई थी, घटना हुई थी, वो चौरी चौरा प्लेस है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हुई थी। व्हेन द न्यूज रीच्ड गांधी जी, जब ये न्यूज गांधी जी तक पहुँचती है, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक भाई एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वही हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एज ही फेल डैट, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था इट वॉज टर्निंग वायलेंट, कि ये तो भाई वायलेंट होता जा रहा है ये जो मूवमेंट हमने चला रखा है। डैट द सत्याग्रह वर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, ऐसा क्यों है, क्योंकि सत्याग्रही हैं इनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया गया है फॉर मास स्ट्रगल के लिए, तो इसी वजह से ये क्या है, ये वायलेंस हो रही है। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब जो स्वराज पार्टी है ये बनाई जाती है, CR दास इसे बनाते हैं, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं वो, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करना चाहते हैं। सामन कमीशन इन 1928 एंड बाइकॉट। अब किस तरीके से जो सामन कमीशन है उसका 1928 में बाइकॉट किया जाता है कि सामन वापस जाओ। लाहौर कांग्रेस सेशन एंड डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929। और लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या होता है, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाती है भाई जवाहरलाल नेहरू इन 1929 में। डांडी मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसी दौरान क्या होता है, मार्च 1930 में डांडी मार्च ये निकाली जाती है। ये निकाली गई थी क्योंकि क्या था, साल्ट पर बहुत हाई टैक्स लिया जाता था जो इंडियन पीपल्स थे उनसे। तो इसके अपोजिशन में गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा था कि भाई ये जो टैक्स है वो आप उसे कट करो। लेकिन जब कट करने को वो तैयार नहीं होते हैं उस कंडीशन में 78 अपने जो हेल्पर्स होते हैं उनके साथ एक मार्च निकालते हैं डांडी, जो कि आपकी गुजरात में एक सी कोस्ट है, तो वहाँ पर ये नमक वगैरह अपना बनाते हैं, तो यही था डांडी मार्च। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसमें कहीं या कहीं वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली बातें हैं। फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम देखो डिटेल में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पीपल वर नाउ आस्क्ड, अब लोगों से कहा गया था नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, आपको सिर्फ कॉपरेशन करना ही मना नहीं करना है, यानी कि उनका हेल्प करना ही मना नहीं करना है गवर्नमेंट की इन डिफरेंट ऑफिस में बाई वर्किंग,
विद द ब्रिटिश रूल का, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल रूल्स। लेकिन इस बार क्या आपको जो कॉलोनियल लॉज हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको भी आपको ब्रेक करना है। फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड पीपल वर आस्क्ड टू पिक लिकर शॉप्स। अब जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उनका बॉयकॉट किया गया, उनका यूज नहीं करना ये कहा गया था। और पीपल से कहा गया था पिकेट लिकर शॉप्स, जो भी लिकर शॉप्स हैं, जो भी वाइन की शॉप्स हैं, उनको क्या करना है, उनको स्टॉप करना है, वहाँ पर लोगों को नहीं जाने देना है। पीजेंट्स वर आस्क्ड नॉट टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार टैक्सेस। और पीजेंट से भी कहा गया, स्मॉल फार्मर्स से भी कहा गया कि आपको अब रेवेन्यू नहीं देना है, कोई एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देना, ना ही आपको चौकीदारी का टैक्स देना है। स्टूडेंट, लायर्स एंड विलेज ऑफिसर्स वर आस्क्ड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं, लायर्स हैं, उन और विलेज ऑफिसर्स से कहा गया है नॉट टू अटेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल अटेंड नहीं करने हैं, कॉलेज अटेंड नहीं करने हैं, कोर्स अटेंड नहीं करने हैं, ऑफिस, ये सभी चीज़ें अटेंड नहीं करनी। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, एक फर्दर स्टेप है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को असिस्ट ना करने की बात कर रहे थे, इसमें क्या है, गवर्नमेंट को असिस्ट तो नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ वहाँ हम उनके रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करेंगे। साल्ट मार्च ऑन 31 जनवरी इन 1930 में क्या होता है, महात्मा गांधी सेंट ए लेटर, वो एक लेटर भेजते हैं वाइसराय इरविन के लिए, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, इसमें अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं वो। वन ऑफ विच वाज द डिमांड टू एबलिश साल्ट टैक्स, इसमें से एक डिमांड थी जो साल्ट टैक्स है उसको कट करने की भी। अब साल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फूड आइटम्स, और जो साल्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फूड आइटम है, कंज्यूम्ड बाई रिच एंड पुअर अलाइक, और समान रूप से जो रिच एंड पुअर सभी लोग उसका यूज करते हैं। एंड ए टैक्स ऑन इट वाज कंसीडर्ड, इस पर भी टैक्स लगा दिया जाए, क्या माना जाएगा, एन ऑपरेशन, ये तो एक ऑपरेशन माना जाएगा, या कहें एक बहुत ही ज़्यादा जुल्म माना जाएगा ऑन द पीपल पर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। महात्मा गांधी लेटर बाज एंड अल्टीमेटम, और जो महात्मा गांधी का ये जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम लाइक था, मतलब एक वार्निंग लाइक था, चेतावनी लाइक था। एंड इफ़ हिज डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाई मार्च 11, अगर 11 मार्च तक उनकी ये डिमांड पूरी नहीं होती हैं, ही हैड थ्रीटेंड, तो उन्होंने धमकी दे दी, टू लॉन्च ए, कि वो लॉन्च करेंगे एक, क्या लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे, पूरा का पूरा एक मूवमेंट चला देंगे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस, इसलिए महात्मा गांधी स्टार्ट किया अपना फेमस साल्ट मार्च एकम्पनीड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो इसमें इनके 78 वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने एक ये जो साल्ट मार्च है वो स्टार्ट किया था। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, और ये जो पूरा का पूरा जो मार्च था, यानी कि जो मार्च पास्ट था, वो 240 मील्स का था, मीन्स 240 मील्स दूर जाकर के नमक बनाएंगे। फ्रॉम गांधी जी आश्रम, गांधी जी के आश्रम से जो साबरमती में था गुजरात में, कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। और डांडी क्या था, कोस्टल टाउन था, मीन्स क्या, वही सी पोर्ट, मतलब सी साइड था ये। तो द वॉल्टियर्स वॉकड फॉर 24 डेज, तो इस तरीके से जो वॉल्टियर्स हैं 24 डेज तक क्या है, ये वॉकिंग करते रहते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, अबाउट 10 माइल्स ए डे, एक दिन में 10 मील की दूरी तय करते हैं। थाउजेंड्स केम टू हियर, हज़ारों लोगों ने सुना महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप, जहाँ कहीं से भी वो रुकते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ट बाई स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई ब्रिटिश, और गांधी जी उनको बताते भी थे भाई स्वराज का मतलब क्या है, मीनिंग बताते थे। एंड अर्ज्ड देम, और उनसे वो रिक्वेस्ट टाइप की भी करते थे, पीसफुली डिफाई टू ब्रिटिश, कि भाई ब्रिटिश के खिलाफ आप लोग जाओ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, नॉन वायलेंस के तरीके से। ऑन 6 अप्रैल को क्या होता है, ही रीच डांडी, वो डांडी पहुंचते हैं, एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ, और पूरे सेरेमोनली मीन्स पूरे बिल्कुल जो मतलब ऑफिशियल तरीके से क्या है, जो लॉ है वो साल्ट लॉ है उसको ब्रेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर, वो सी वाटर को बॉयल करके क्या है, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट बनाते हैं। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहीं से क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। मीन्स क्या है, अब रूल्स रेगुलेशंस भी ब्रेक होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, अब मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम इनटू फोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ये फोर्स में आया, ये लागू हुआ। गांधी जी लीड द साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, अब जो गांधी जी हैं लीड द साल्ट मार्च, इस साल्ट मार्च को ले गए साबरमती आश्रम से कहाँ पर, डांडी पर, विदेश फॉलोअर्स के साथ, स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट किया। इन द कंट्री साइड, ऑल ओवर कंट्री में क्या होता है, रिच पाटीदार्स, अब जो रिच पाटीदार थे गुजरात के, एंड जाट थे,
उत्तर प्रदेश के वर एक्टिव, बहुत ही एक्टिव थे इन मूवमेंट में, इस मूवमेंट में। एज रिच कम्युनिटीज़ वर वेरी हार्ड, क्योंकि जो रिच कम्युनिटीज़ थी वर वेरी हार्ड हिट, तो इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा था बाई द ट्रेड डिप्रेशन के द्वारा, व्यापारिक डिप्रेशन के द्वारा, एंड फॉलिंग प्राइसेस के द्वारा। मतलब क्या, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब क्रिएट हो गई थी जिसमें इनके प्रोडक्ट्स की, मतलब जो एग्रीकल्चर ये जो प्रोडक्ट्स देते थे, तो उनकी जो प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो गई, तो इनका जो लॉस था बहुत ज़्यादा इन्हें हो रहा था, तो इन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए करते हैं फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दे बिकम इंथ्यूस्टिक सपोर्टर्स, तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त सपोर्टर हो गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द मूवमेंट्स, मर्चेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं बाई गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल ये लोग असिस्टेंस देते हैं गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसके लिए। एंड आल्सो बाई रिफ्यूजिंग टू बाई एंड सेल द इम्पॉर्टेंट गुड्स, और उन्होंने कहा था कि जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो भी मंगाई गई गुड्स हैं, उनका हम ना तो बिक्री करेंगे अपने हाथों से, ना ही हम सेल करेंगे, मतलब ना ही उनको खरीदेंगे। तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ऑफ नागपुर, नागपुर की जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी, रीजन आल्सो पार्टिसिपेटेड, उसने भी भाग लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। रेलवे वर्कर्स, ठीक है, डॉक वर्कर्स, मैदरल ऑफ छोटा नागपुर एक्सेट्रा, तो ये सभी जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया है, पार्टिसिपेटेड, भाग लिया था। इन प्रोटेस्ट रैलीज, इन्होंने कई सारी रैलीज निकाली हैं, बॉयकॉट कैंपेन्स इन्होंने किए हैं पूरे के पूरे। लिमिट्स ऑफ मूवमेंट्स, सब मूवमेंट्स की कुछ ना कुछ इस लिमिट भी रही थी। अब लेस पार्टिसिपेशन बाई अनटचेबल्स, अनटचेबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अनटचेबल मीन्स क्या है, SC और जो ST लोग हैं उन्होंने। अम्बेडकर फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, अब जो भाई अम्बेडकर साहब थे, तो ये एक बिल्कुल अलग इलेक्टोरेट चाहते थे कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं SC ST वाले, वो उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए, अलग से उन्हें चुना जाए। एंड पूना पैक्ट ऑफ 1932, तो इसी के रिलेशन में क्या होता है इनका पूना पैक्ट, ये एक पैक्ट ये लॉन्च करते हैं 1932 में। ल्यूक बार्न रिस्पॉन्स बाई सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसी के साथ ही साथ क्या है, जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट ऑफ 1932, साइंड बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट ये साइन किया गया था 1932 में। इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स, तो इससे क्या निकल करके आता है, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत इस टाइम बिहेवियर किया जा रहा था, जो ST SC लोग थे, उनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स निकल करके आई हैं सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में। मीन्स क्या, अगर कहीं इलेक्शन वगैरह होते हैं तो कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व रहेंगी, बट देवर टू बी वोटेड बाई जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन क्या है, इनकी जो सीट्स हैं उनका इलेक्शन वो जनरली होगा, वैसा नहीं कि कोई विशेष उनके लिए एक अलग टाइम निकाला जाए इलेक्शन करवाने का। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब किस तरीके से एक सेंस डेवलप किया जाएगा एकता का। दो नेशनलिज्म स्प्रिट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, दो नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म की स्प्रिट फैलती है थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, एकता के स्ट्रगल के साथ। बट ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, बहुत सारी ऐसी कल्चर प्रोसेस थी कैप्चर जिन्हें पकड़ लिया था इमेजिनेशन ऑफ इंडियंस की इमेजिनेशन के लिए, एंड प्रोमोटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और धीरे धीरे क्या प्रमोट करते हैं एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस को, एक एकता के सेंस को। सबसे पहले क्या, यूज ऑफ फिगर्स और इमेजेस, अब धीरे धीरे क्या हुआ था, फिगर्स का यूज होने लगा था, इमेजेस का यूज होने लगा था। आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड, अब जो इंडिया की आइडेंटिटी उसको विजुअली एसोसिएट करने के लिए इमेज ऑफ भारत माता से, भारत माता की एक इमेज क्रिएट की गई थी यहीं पर। डिवोशन टू द मदर फिगर की ओर जो इंडियंस हैं उनका डिवोशन शो होने लगा था, केम टू बी सीन दिखाई देने लगा था एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म की, हाँ हम देश से अपना प्रेम करते हैं। अब इंडियन फॉकलोर देखते हैं किस तरीके से सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट होंगे देशभक्ति से रिलेटेड। नेशनलिस्ट ने स्टार्ट कर दिया था रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग फॉकलोर्स एंड टेल्स, अब वो कथा कहानियाँ वगैरह डेवलप हो गई और बहुत सारे सॉन्ग्स देशभक्ति के ये डेवलप हुए हैं। विच दे बिलीव, जिनमें वो बिलीव करते थे कि वे ट्रू पिक्चर, इसने एक सच्ची पिक्चर दी है ट्रेडिशनल कल्चर की, डैट हैड बीन करप्टेड, जो करप्ट कर दी गई थी, एंड डैमेज कर दी गई थी आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा। सो प्रिजर्वेशन ऑफ दीज, इसीलिए इन चीज़ों का प्रिजर्वेशन यानी कि इनको फिर से ठीक करना, बीकम में एक तरीका हो गया था डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, एक व्यक्ति की नेशनल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने का, एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइस इन वंस पास्ट। तो इस तरीके से क्या है,
अब फिर से वो पास्ट था, जो कल्चर था, उसको कहीं ना कहीं संभाल करके रखना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आ रही है। यूज ऑफ आइकॉन्स एंड सिम्बल्स, अब क्या है, धीरे धीरे आइकॉन्स का यूज होने लगा, सिम्बल्स का यूज होने लगा इन फॉर्म ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स के फॉर्म में। यहीं से क्या है, ये जो नेशनल फ्लैग वो निकल करके आ रहा है। कैरिंग द ट्राई कलर फ्लैग, तो उसमें एक ट्राई कलर फ्लैग ये इंट्रोड्यूस होता है। होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेज, अब जो भी मार्च पास्ट निकला करते थे उनमें क्या एक फ्लैग भी होल्ड करके निकला जाता था। बीकम में सिंबल एक सिंबल हो गया था डेफियंस का, चेतावनी का, हम आपका विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम आपका विरोध कर रहे हैं, इस बात का सिंबल हो गया था। एंड प्रमोटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और इससे क्या है, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, एकता का जो सेंस है वो भी स्ट्रांग हो रहा था, उसका भी प्रमोशन हो रहा था। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री को किस तरीके से री इंटरप्रिटेशन हो रही है, उसकी कैसे इसकी फिर से फर्दर एक्सप्लेन हो रहा है। इंडियंस बिगिन लुकिंग इनटू द पास्ट, जो इंडियंस है वो स्टार्ट कर देते हैं अपने पास्ट को फिर से देखना, जो पास्ट में उनका गुड कल्चर था उसको टू री डिस्कवर, फिर से डिस्कवर करने के लिए द ग्लोरीफाइड डेवलपमेंट, जो भी ग्लोरियस डेवलपमेंट हुए थे एंशिएंट टाइम्स में, इन द फील्ड ऑफ आर्ट के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, मैथमेटिक्स के फील्ड में हो, रिलीजन के फील्ड में हो, कल्चर एक्सेट्रा के फील्ड में हो। दिस ग्लोरियस टाइम, ये जो ग्लोरियस टाइम था बाज फॉलोड बाई, वो फॉलो किया गया था हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, जब इंडिया की जो हिस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पतन हुआ था। बेहन इंडिया गॉट कॉलोनाइज, जब इंडिया में इन ब्रिटिशर्स का रूल आया था। एज इंडियन हिस्ट्री वाज मिजरेबली रिटन बाई कॉलोनियर्स, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब जो इंडियन हिस्ट्री थी वो लिखी जा रही थी इन कॉलोनाइजर्स के द्वारा ही, मतलब क्या, इन ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you understood the main points of this chapter.